हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखा गया एक उनकी बहुत ही शानदार प्यारी सी एक पोएम है जिसका नाम है द ब्रोकन विंग्स। तो द ब्रोकन विंग्स फ्रेंड्स छोटी सी एक पोएम है। आइए देखते हैं इसको। सरोजनी नायडू जी ने लिखी थी इसको। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी के जीवन के बारे में हालांकि हम देख चुके हैं बायोग्राफी में। आज उनकी लिखी हुई इस प्यारी सी कविता को देखते हैं जिसका नाम है द ब्रोकन विंग्स। सरोजनी नायडू जी दिखती कैसी थी ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले उसके जो राइटर या पोइट होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आप दो इमेज देख सकते हैं। सरोजनी नायडू जी इस तरह से दिखाई देती थी। हालांकि ये काफ़ी एजेड हो गई हैं, उस समय की पिक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, पोएम को पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा पोएट के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। तो सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 1879 में हैदराबाद में हुआ था। इनका मूल नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय। ये बंगाली फैमिली से थी। 2 मार्च 1949 को यानी कि आज़ादी के लगभग 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी लखनऊ में 70 साल की उम्र में। ये उस समय जो यूपी था उसकी जो है गवर्नर थी। फ्रेंड, आज़ादी के जस्ट बाद इनको गवर्नर बना दिया गया था उत्तर प्रदेश का। सरोजनी नायडू जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। फ्रेंड, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड कि इनको आज़ादी के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी उसके जस्ट बाद ही इनको यूपी का गवर्नर बना दिया गया था। और ये भी पहली महिला थी जिन्हें गवर्नर बनाया गया था। इम्पोर्टेंट वर्क्स देखे फ्रेंड तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम ये 1912, द ब्रोकन विंग जो हम आज पढ़ने वाले हैं द ब्रोकन विंग्स ये 1917 में पब्लिश हुई थी। इन कोशिश करिए कि इन डेट्स को ध्यान रखें आप, है ना। खास तौर से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी डेट तो जरूर ध्यान रखिए। द ब्रोकन विंग जो है 1917 में प्रकाशित हुई थी। एंड द ब्रोकन विंग नाम से एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने एक प्ले लिखा था, एक नाटक लिखा था द ब्रोकन विंग्स के नाम से। ये प्ले जो है अमेरिकन राइटर चार्ल्स गोडार्ड। तो ये ध्यान रखिए कि नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो चार्ल्स गोडार्ड ये अमेरिकन राइटर है, इन्होंने एक प्ले लिखा था द ब्रोकन विंग्स के नाम से। तो दोनों के नाम बिल्कुल सेम है। ये एक पोएम है जो सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। फ्रेंड, महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू जी को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, यानी कि भारत की बुलबुल। इनके बारे में फ्रेंड एडमंड गूज ने एक बार कहा था कि द मोस्ट एकम्प्लिस्ड लिविंग पोइट इन इंडिया। ये 1919 में ये बात कही थी उन्होंने। फ्रेंड, जो हम कविता पढ़ने वाले हैं द ब्रोकन विंग्स, है ना, इसके बारे में 2 चीज़ जरूर ध्यान रखना आप। ये ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो इस थीम पर लिखी गई है। आज का सपना और कल की उम्मीद, कल की आशा, है ना, ये इसकी थीम है। इस पोएम में फ्रेंड केवल 2 ही स्टेंजास है जिसमें 8 लाइन्स है। पहला स्टेंजा जो है इसमें फ्रेंड ये क्वेश्चन के रूप में यूज किया गया है और दूसरा स्टेंजा जो है ये आंसर पार्ट है इसका। राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए ए बी बी सी सी डी डी, ऐसी राइमिंग स्कीम बहुत सिंपल है, ए बी बी सी सी डी डी। अब इस कविता से जुड़ी 1-2 चीजें और देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जो स्प्रिंग बोला गया है इसका मीन्स भारत की आज़ादी, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता। इस कविता में फ्रेंड जो कवियत्री हैं, पोएटेस हैं, ये इंडिपेंडेंस, आज़ादी की उम्मीद की बातें करती हैं। क्योंकि ये कविता जब लिखी गई थी उस समय देश हमारा आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो इस कविता में जो हमने देखा होप फॉर टुमारो, कल की उम्मीद, वो उम्मीद किस चीज़ की है? इंडिपेंडेंस की।
कभी कभी ये सवाल ही पूछा जाता है कि हुज विंग्स आर ब्रोकन, है ना, किसके पंख टूटे हुए हैं? तो आजादी के या भारत के पंख, भारत के या भारत की आजादी के पंखों को टूटा गया बताया गया। सरोजनी नायडू जी की जो पहली किताब थी फ्रेंड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में, इसे उन्होंने डेडिकेट किया था एडमंड गोसे, ये भी एक कवि हैं, एडमंड गोसे को डेडिकेट किया था। द ब्रोकन विंग्स के नाम से जो किताब पब्लिश हुई थी फ्रेंड, इसमें 61 पोएम्स टोटल। 1917 में द ब्रोकन विंग्स जो प्रकाशित हुई थी, इसमें टोटल मिलाए तो 61 पोएम्स है। द बर्ड ऑफ टाइम 1912, ये डेडिकेट की थी इन्होंने अपने माता पिता को, इसमें 46 पोएम्स हैं। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी के पिता भी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत रिच थे, और वो प्रिंसिपल थे निज़ाम के कॉलेज में हैदराबाद में, वहीं से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। उसके बाद वहाँ के निज़ाम ने इनकी प्रतिभा को देखा कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने इन्हें स्कॉलरशिप दी, और उस स्कॉलरशिप की बदौलत ये इंग्लैंड गई और वहाँ से इन्होंने आगे की पढ़ाई करी। इंग्लैंड में इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई फ्रेंड, जिनका नाम था डॉक्टर R.K. नायडू। दोनों का प्रेम हो गया, दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि ये कास्ट अलग अलग थी, ये बंगाली ब्राह्मण परिवार से थी और ये साउथ इंडियन थे, लेकिन चूंकि दोनों के परिवार काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली इंडिया लौटने के बाद। कुछ और रचनाएं देखें फ्रेंड इनकी, द फेदर ऑफ डॉन 1961 में, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग, एक और अवेक वाज रेसाइटेड इन द कांग्रेस अधिवेशन एज प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने ये अवेक नाम की पोएम जो है, इसको जो है पढ़ाया। रेसाइटेड मतलब होता है वाचन करना, है ना, बोल के सुनाना। टू लोटस नाम की एक पोएम है फ्रेंड, जो इन्होंने महात्मा गांधी को डेडिकेट की थी। एक और पोएम है फ्रेंड, टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये इन्होंने अपने बच्चों को डेडिकेट की है। केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं फ्रेंड। सरोजनी नायडू जी की कंप्लीट बायोग्राफी ये अलग से वीडियो में हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पे इनकी कंप्लीट बायोग्राफी को भी देख सकते हैं। ये फ्रेंड अब हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द ब्रोकन विंग्स। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द mournful नाइट इज पास्ट, फ्रॉम अ डीप एज लॉन्ग स्लीप शी अवेक्स एट लास्ट। अब पहले हम इन दो लाइन का थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। देखिए, डॉन का मतलब होता है भोर, जब बिल्कुल सुबह होती है और सूरज उगने ही वाला होता है, इसे कहते हैं डॉन। मॉर्नफुल का मतलब होता है फ्रेंड शोक से भरा, दुखद, है ना, शोक भरा। डीप एज लॉन्ग यानी सदियों की, है ना, सदियों से, बहुत सालों साल पुरानी। पंक्तियों का अर्थ देखें तो फ्रेंड, पोएटेस सरोजनी नायडू जी जो हैं वो कह रहे हैं कि एक महान सुबह का उदय होता है और शोक भरी रात अब गुजर चुकी है, अब बीते दिनों की बात है। अपनी सदियों से लंबी नींद से आखिरकार वो जाग जाती है, अपनी सदियों से लंबी नींद से आखिरकार वो जाग जाती है। अब वो जाग जाती है, अब यानी कि सी, ये सी कौन है फ्रेंड? तो ये भारत की बात की जा रही है ना, यहाँ पे सी, वह जागती है, तो वह कौन? भारत माता की बात कर रहा है। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस होप, फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्ग स्लम्बरिंग है ना, स्लम्बरिंग का मतलब होता है वही नींद में होना, झपकी लगना। बर्ड्स, ग्लैड, देखिए बर्ड्स यानी होता है कलियां, फूलों की जो कलियां होती है ना, इन्हें कहते हैं बर्ड्स। ग्लैडनेस मतलब होता है खुशी, आनंद, है ना। और ओप, ओप का मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलता है उसे कहते हैं ओप। फ्रेश लिप्स ऑफ द टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप। फ्रेश लिप्स, लिप्स यानी होठ, रिटर्निंग यानी वापस आने वाला, विंड्स यानी हवाएं, और होप यानी होता उम्मीद। तो एक एक शब्द का आप अर्थ देखें और फिर हम पूरी लाइंस का अर्थ देखेंगे। ज़्यादातर
फ्रेंड्स पोएम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समस्या यही आती कि मीनिंग समझ में नहीं आते। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड कि मैंने आपके लिए जितने भी कठिन मीनिंग है उन्हें यहाँ अलग से लिख दिया। जैसे डॉन का मतलब होता है भोर, है ना। मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख से भरा, शोक से भरा। स्लम्बरिंग जो है नींद या झपकी को कहते हैं स्लम्बरिंग। बर्ड्स जो है कलियां, फूलों की जो कलियां होती है ना, इन्हें कहते हैं बर्ड्स। ओप का अर्थ होता है फ्रेंड खिलना, जो फूल खिलता है उसे कहते हैं ओप। रेडिएंट, ये एक वर्ड आएगा अभी आगे। रेडिएंट का मतलब होता है दीप्तिमान, चमकीला, दीप्तिमान या चमकीला। ग्लोरी का फ्रेंड अर्थ होता है महिमा, शोभा, ना ग्लोरी। ये जितने भी इस स्टेंजा में कठिन शब्द आए ये सारे मैंने अलग से लिख दिए। और रेनेसेंट का अर्थ होता है फ्रेंड नवयुग या पुनरुत्थान, जो होता है नवयुग, एक नए युग की शुरुआत। और लास्ट जो है डेस्टाइंड, डेस्टिनी यानी होता है भाग्य। तो डेस्टाइंड का मतलब होता है जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो किस्मत में लिखा हुआ है ना। डेस्टाइंड, डेस्टाइंड, डेस्टिनी, डेस्टिनी जो है भाग्य या किस्मत को कहते हैं डेस्टिनी। बात इस तरह से होती है फ्रेंड कि महान भोर उदय होती है और शोक भरी रात बीत चुकी है। अपनी सदियों से लंबी नींद से आखिरकार वो जाग जाती है। मीठी और लंबी नींद में सोई हुई कलियां ऑफ ग्लैडनेस यानी खुशियों की कलियां, ओप यानी खिलती हैं। मीठी और लंबी नींद में डूबी हुई खुशियों की कलियां खिलती हैं। फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप। तो ये जो कलियां है फ्रेंड, जो लंबी समय से सोई हुई थी, एक मीठी नींद में सोई हुई थी, ये आनंद या खुशियों की कलियां आखिरकार खिलती हैं और वापस लौटती हुई उम्मीदों की हवा का वो अपने तरोताजा होठों से स्वागत करती हैं। आवर ईगर हार्ट्स रिन्यू देयर रेडिएंट फ्लाइट। हमारे उत्सुक हृदय दोबारा से नया जीवन देते हैं उनकी दीप्तिमान उड़ान को। फ्लाइट यानी उड़ान। हमारे उत्सुकता से भरे हृदय नया जीवन देते हैं, एक नया कर देते हैं। रिन्यू करना है ना, दोबारा से नया करना उनकी दीप्तिमान उड़ान को। टुवर्ड द ग्लोरी रेनेसेंट लाइट, उनकी शोभायमान और नए जीवन की। देखिए रेनेसेंट मतलब होता है नवयुग, ठीक है ना। उनकी नवयुग की के प्रकाश जो आभा से भरा हुआ है। टुवर्ड्स द ग्लोरी रेनेसेंट लाइट। देखिए ग्लोरी का मतलब होता है आभा, है ना। देखिए यहाँ लिखा है शोभा, महिमा। और रेनेसेंट मतलब होता है नवयुग का। तो उनके शोभायमान नवयुग के प्रकाश की ओर, उनके जो उड़ान है नवयुग के शोभायमान प्रकाश की ओर जो उड़ान भरने जा रहे हैं उसको वो नया जीवन देते हैं। हमारे उत्सुक हृदय उनको नया जीवन देते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, लाइफ एंड आवर लैंड अवेट देयर डेस्टाइन्ड स्प्रिंग। जीवन और हमारी भूमि इंतजार करती है उनकी भाग्य में लिखी हुई बसंत की। देखिए यहाँ पे अब ये कवि कह रहे हैं कि जीवन जो है और हमारी भूमि मतलब कौन? इंडिया की बात कर रहे हैं। जीवन यानी हमारी जिंदगी और हमारी भूमि इंतजार करती है उनके भाग्य में लिखे हुए बसंत की। अब भाग्य में लिखा हुआ बसंत, या बसंत का मतलब क्या है फ्रेंड? आज़ादी की बात की जा रही है। अपने भाग्य में जो आज़ादी लिखी है अब उसका वो इंतजार करते हैं। सॉन्ग वर्ड, एक हो गीत गाने वाले पक्षी। वाई दोस्त थाउ बियर अ ब्रोकन विंग। एक गाने वाले पक्षी, तुम क्यों इन टूटे हुए पंखों का बोझ उठाए हुए हो। अब यहाँ वो एक गीत गाने वाले पक्षी की बात कर रहे हैं कि हे गीत गाने वाले पक्षी, तुम क्यों इन टूटे हुए पंखों का बोझ उठाए हुए हो। अब ये टूटे हुए पंख मतलब कौन है फ्रेंड? जो भारत की जनता जो अंग्रेजों के अत्याचार से प्रताड़ित है, इसको उन्होंने कहा है टूटे हुए पंख। जो लोगों को दबाया गया, कुचला गया, है ना, ऑप्रेस किया गया। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे गीत गाने वाले पक्षी,
तुम उन टूटे हुए पंखों का बोझ क्यों सहन कर रहे हो। आइए फ्रेंड हम सेकंड स्टेंजा को देखते हैं जो आंसर पार्ट है। सेल स्प्रिंग दैट वेक्स माइन एंशियंट लैंड अगेन। क्या वो बसंत मेरे प्राचीन भूमि को दोबारा से नहीं जगाएगा। अब यहाँ वो सवाल पूछ रहे हैं क्या वो बसंत यानी आज़ादी है ना, क्या वो बसंत जगाएगा मेरी प्राचीन भूमि को दोबारा से। प्राचीन भूमि एंशियंट लैंड का यहाँ फ्रेंड तात्पर्य जो है भारत से। कॉल टू माई वाइल्ड एंड सफरिंग हार्ट इन वेन। या उसका पुकारना मेरे वाइल्ड और सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है कष्ट से भरा, दर्द से भरा। क्या उसका पुकारना मेरे वाइल्ड और सफरिंग हार्ट को बेकार चला जाएगा। इन वैन का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ हो जाना, बेकार चला जाना। क्या उसका पुकारना मेरे जो वाइल्ड, यानी वाइल्ड का मतलब यहाँ पे फ्रेंड जो है जो दर्द से छटपटा रहा है, क्या उसका पुकारना मेरे जो दर्द से, कष्ट से जो हृदय भरा हुआ है वो बेकार चला जाएगा। और फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टिल द पल्सिंग नोट। देखिए फेट यानी होता भाग्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कवि कह रहे हैं क्या भाग्य के वो अंधे तीर है ना स्टिल कर देंगे, ठहरा देंगे, विराम लगा देंगे। पल्सिंग नोट, पल्सिंग नोट का फ्रेंड यहाँ पे अर्थ है जो हृदय में बज रहे गीत, उनको कह रहे हैं पल्सिंग नोट। क्या भाग्य के वो अंधे तीर स्थिर कर देंगे हृदय में चलने वाले गीतों को। ऑफ माई फार रीचिंग फ्रेल अनकॉन्क्वर्ड थ्रोट। इन पूरी लाइनों का अर्थ देखें फ्रेंड तो क्या भाग्य के वो अंधे तीर मेरे दिल की गहराइयों, मेरी धड़कन में बसे गीतों को स्थिर कर देगा यानी रोक देगा। जो मेरे फार रीचिंग फ्रेल, एक दूर तक जाने वाले दुर्बल और अविजित गले से जो निकल रहा है ना, थ्रोट यानी होता गला, अनकॉन्क्वर्ड यानी होता अविजित, जिसे जीता ना जा सके। आगे देखिए फ्रेंड, और अ वीक ब्लीडिंग पिनियन डोंट और टायर माई फ्लाइट टू द हाई रिल्म्स ऑफ माई डिजायर। ठीक है ना। अब पहले अर्थ देख लेते हैं इन कठिन शब्दों का। वीक यानी होता है दुर्बल, कमजोर, है ना। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहने वाला, रक्त बहता हुआ। पिनियन फ्रेंड जो पंख होते हैं, जिनको डैने भी कहा जाता है, इस तरह के जो पंख होते हैं, पंख के डैने, है ना, इसको कहते हैं पिनियन। एंड डोंट का मतलब होता है हिम्मत तोड़ देना, और टायर का मतलब होता है थका देना। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। रील्म्स यानी होता है प्रदेश, प्रदेश क्षेत्र। और डिजायर का मतलब होता है आकांक्षा, इच्छा। ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड अब इन लाइंस का अर्थ देखते हैं। या एक कमजोर खून से बहते हुए पंख हिम्मत तोड़ देंगे या थका देंगे मेरी उड़ान को। ठीक है ना। या एक कमजोर खून से बहते हुए पंख हिम्मत तोड़ देंगे या हरा देंगे मेरी उड़ान को। टू द हाई रिल्म्स ऑफ माई डिजायर, जो मेरी आकांक्षाओं के उच्चतम प्रदेश की ओर जा रही है। ठीक है ना। मेरी आकांक्षाओं के ऊंचे प्रदेश की ओर जो जा रही है मेरी उड़ान, क्या मेरे दुर्बल वो कमजोर पंख जो है जिनमें से खून बह रहा है वो मेरी हिम्मत तोड़ देंगे या मुझे थका देंगे। आगे देखिए फ्रेंड, बी होल्ड आई राइज टू मीट द डेस्टाइन्ड स्प्रिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, बी होल्ड आई राइज टू मीट द डेस्टाइन्ड स्प्रिंग। देखो मैं ऊपर उठ रही हूं मिलने के लिए अपने भाग्य में लिखे हुए बसंत से। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माई ब्रोकन विंग्स, और मैं तारों को भी नाप दूंगी। स्केल नापना, और मैं तारों को भी नाप दूंगी इन अपने टूटे हुए पंखों से। यानी इतनी ऊंची उड़ान भरूंगी कि आसमान में तारों तक पहुंच जाऊंगी। कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया। यही होते हैं फ्रेंड महान कवि, जो हमारे सिलेबस में जो चीजें आती हैं
वो बहुत सिलेक्टेड होती है, यानी हजारों में से चुनी जाती है। और इनको चुनने का उद्देश्य यही होता है फ्रेंड कि इनकी जो रचना है, एक एक शब्द को ऐसा पिरोया गया है जैसे कि माला में, जैसे मनकों की माला जो बनाई जाती है ना, एक एक नग उसमें से चुन चुन के डाला जाता है। इसलिए फ्रेंड ये कविताएं आप देखें तो बहुत छोटी होती हैं, कोई 8 लाइन की, कोई 12 लाइन की, कोई 14 लाइन की, कई तो ऐसी होती 5-6 लाइन की होती। लेकिन इनको लिखने में बहुत लंबा समय कवि देता है, बहुत दिनों तक सोचता है, विचार करता है, शब्दों को ढूंढ के लाता है, उनको पिरोता है। तो ये उनकी महानता को प्रदर्शित करता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं ये 1917 में प्रकाशित हुई थी ये कविता, और उस समय जो है भारत की आज़ादी बहुत दूर थी। अब आप मान के चलिए, देखिए 1947 को हमको आज़ादी मिली और ये 1917 में लिखी गई थी, यानी आज़ादी के बहुत पहले। लेकिन वो समय ऐसा था जहाँ भारतीयों को ये उम्मीद दिखाई देने लगी थी कि आज नहीं तो कल हम आज़ाद होकर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है डेस्टाइन्ड स्प्रिंग, जो भाग्य में लिखा हुआ बसंत है, इसकी ओर मैं अपने टूटे हुए पंखों से उड़ान भरूंगी। इस कविता में आए कुछ कठिन मीनिंग्स को मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, आप एक बार और देख सकते हैं। एंशियंट लैंड जो है ये भारत की बात की जा रही है ना, एंशियंट लैंड यानी कौन? भारत। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित, दुखी, कष्ट से भरा। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में। स्प्रिंग बसंत होता है, लेकिन यहाँ पे जो बसंत है वो इंडिकेट कर रहा है इंडिपेंडेंस को। डोंट का मतलब फ्रेंड होता है हिम्मत तोड़ देना या भयभीत कर देना। टायर का मतलब होता है थक जाना या थका देना, है ना। फेट का मतलब होता है भाग्य। एरोज तीर, है ना, ब्लाइंड एरोज अंधे तीर। पल्सिंग नोट्स का मतलब है फ्रेंड धड़कनों के गीत या आवाज। पल्स जो होती है, धड़कन को कहते हैं पल्स। फ्रेल का अर्थ होता है फ्रेंड दुर्बल, कमजोर, है ना। रील्म्स मतलब होता है क्षेत्र या राज्य। अनकॉन्क्वर्ड का फ्रेंड अर्थ होता है अविजित, जिसे जीता ना जा सके, है ना। और बी होल्ड यहाँ जो कहा है लास्ट में, इसका मतलब होता है निहारना, देखना। स्केल जो वर्ड आया फ्रेंड, नापना, स्केल करना। ये तारों तक ऐसी उड़ान भरेगा, तारों तक, तारों को भी नाप देगा। तो फ्रेंड ये हमारी पोएम यहीं तक थी, द ब्रोकन विंग्स। इसका मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ बताऊं और आपको ये कविता भी एक्सप्लेन करके दिखाऊं। फ्रेंड आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।